हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का शांति निकेतन क्लासेस में स्वागत है। जैसे ऑब्जेक्टिव का जो हम लोग का सीरीज चल रहा था, जिसमें जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड का जो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और जो है कैपेसिटेंस और पोटेंशियल का जो है वो ऑलरेडी जो है ऑब्जेक्टिव जो है अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पे। उसमें नेक्स्ट चैप्टर जो थर्ड चैप्टर आ रहा है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स में, वो है हम लोग का करेंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस करंट इलेक्ट्रिसिटी का जैसे उसका भी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किए हैं, अब हम लोग का जो सीरीज में करंट इलेक्ट्रिसिटी आया, एक एक क्वेश्चन जो है इसका हम लोग देखेंगे। अगर आप पहला जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दोनों वीडियो नहीं देखे ऑब्जेक्टिव का, तो उसको एक बार जा करके देख ले, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो अभी एग्जाम आने वाला है, इसमें लगभग जितना भी कॉन्सेप्ट बताया गया है, लगभग उसी सारे कॉन्सेप्ट से ही जो है आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है सर, तो उसी तरीके से आइए हम लोग देखते हैं सर करेंट इलेक्ट्रिसिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जो है। आइए देखते हैं सर, जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 4.8 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन पास थ्रू अ सर्किट इन 0.4 सेकेंड, मतलब जो है इतना इलेक्ट्रॉन जो है 4.8 इन 10 पर 18 जो है वो पास हो रहा है एक सर्किट से, टाइम टेकन दिया है 0.4 सेकेंड। फाइंड करेंट थ्रू इट, इसमें करंट बताना है जब चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम के बराबर। ठीक है सर, तो आइए अब इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दिया और जो है टाइम भी दे दिया। तो एक जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं सर, Q इज टू आई टी। ठीक है, और यहाँ से अगर हम लोग I निकालेंगे तो I इज टू हो जाएगा Q बाई टी, टी को इधर लेके आ गए। ठीक है, और Q को हम लोग ये भी लिख सकते हैं Q इज टू प्लस माइनस एन ई होता है Q का फॉर्मूला, तो ऐसे यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एन ई बाई टी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो जाएगा, यानी I इज टू एन ई बाई टी के बराबर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें दिया हुआ है। देखिए सर, बहुत सारे जो न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चन है उसको पॉज करके पहले आप लोग खुद बनाइए और ऑप्शंस मैच कराइए। ठीक है, अगर देखिए ऑप्शन मिल गया तो ठीक है, नहीं भी मिला तो उसका सॉल्यूशन तो हम देंगे ही। इससे क्या होगा कि जो आप जानते हैं वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर्ड हो जाएगा। तो एक बार देखिए सर, अब देखिए इसमें दे दिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4.8 इंटू 10 टू द पावर 18, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज भी दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो माइनस क्या हो गया सर, -19 और डिवाइडेड बाई टाइम यानी 0.4 सेकेंड। ध्यान रखना है टाइम सेकेंड में है तो इसीलिए 0.4 रख लिए हैं। अगर मान लीजिए मिनट वगैरह में रहे तो पहले उसको सेकेंड में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है आपको जो है इसमें रखना है। तो ये तो सही है, कोई इशू है नहीं। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट्स को हटा दीजिए और 4 से इसको कट करेंगे तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 जा हो जाएगा 32। ठीक है, और 4 इंटू 4 हो जाएगा एसेंस 16, और इसमें का एसेंस 3 बच गया, तो 16 और 3 कितना हो गया 19। एक पॉइंट है तो एसेंस यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट ले लेंगे, इंटू 10 टू द पावर 18 है और 10 पर -19 है, तो -19 है तो एक बढ़ गया, इसमें ज़्यादा है यानी 10 टू द पावर -1 हो गया। यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, अगर ये -1 को नीचे लेके आ जाएंगे 10 के पावर में, तो ये आ जाएगा 1.92 एम्पियर के बराबर आ जाएगा। यानी कि इसमें जो करंट का फ्लो हो रहा है 0.4 सेकेंड में, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 1.92 एम्पियर के बराबर है। तो देखिए कन्फ्यूजन करने के लिए पॉइंट वगैरह अगर आप मिस्टेक कीजिएगा तो देखिए ऑप्शन में भी देखिए कैसे 19.2 भी है। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है इसमें ध्यान रखना है। करेक्ट, इतना एम्पियर आ गया। इसी तरीके से पहला क्वेश्चन हम लोग देख लिए जिसका आंसर ऑप्शन ए आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन का लेवल भी आप जब देखिएगा तो हम जितना भी एनसीईआरटी का जो टॉपिक है, जो सैम्पल पेपर का भी हो, जो सीबीएसई भी जारी की सैम्पल पेपर, बिहार, मतलब सबका जो है कलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए उस सारे टॉपिक्स पे यहाँ पे न्यूमेरिकल्स बना दिए हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स यानी ऑब्जेक्टिव टाइप्स न्यूमेरिकल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कहा कि अ वायर ऑफ रेसिस्टेंस आर एंड लेंथ एल, इफ द वायर लेंथ कंप्रेस या डिक्रीज ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, देन द वैल्यू ऑफ न्यू रेसिस्टेंस विल बी। क्वेश्चन कहा कि लेट सपोज कोई एक कंडक्टर मटेरियल है जिसका लेंथ एल है इनिशियल में और रेसिस्टेंस उसका कैपिटल आर है। ठीक है, तो एक मान लेते हैं यहाँ पे एक कंडक्टर मटेरियल मान लेते हैं, कोई भी एक वायर मान लेते हैं। ठीक है, जिसका लेंथ दिया हुआ है एल है
और जो है इसका रेसिस्टेंस इनिशियली R है। कहा क्या कि इसको कंप्रेस किया गया या डिक्रीज उसी को बोलिए ट्वाइस, यानी कि इसके लेंथ को डिक्रीज कर दिया गया 2 टाइम्स। यानी अब एल फाइनल लेंथ जो होगा, मतलब मान लीजिए कि एल जो इनिशियल होगा वो यदि एल है तो एल फाइनल की यदि अगर बातें करेंगे तो वो L/2 हो गया। करेक्ट। देन द वैल्यू ऑफ न्यू रेसिस्टेंस, तो जो जब अब देखिए रेसिस्टेंस जो है वो क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस पे डिपेंड करता है, तो लेंथ में चेंज करेंगे तो उसका न्यू रेसिस्टेंस जो आएगा उस मटेरियल का, यानी उस कंडक्टर मटेरियल का, उसमें भी कुछ चेंजिंग आएगा। तो अब चेंजिंग आएगा तो हम लोग देखते हैं इसका एक ट्रिक है। वैसे तो इसको हम लोग सब्जेक्टिव वाइज बनाएंगे कि दोनों का वॉल्यूम सेम करके एरिया फाइनल निकाल लेंगे, और एल फाइनल तो है ही, उसमें उस वैल्यू को रखेंगे तो ऑलरेडी वो आंसर वहाँ से आ जाएगा। लेकिन ऐसा काफ़ी कम टाइम में जो है इस सब क्वेश्चंस को बनाना चाहिए, तो उसके लिए एक शॉर्ट फार्मूला है। शॉर्ट फार्मूला इसका ये कहता है कि आर न्यू जो है वो एन स्क्वायर आर इनिशियल के बराबर होता है। बस आर को आप इनिशियल मान लीजिए और आर एन को न्यू रेसिस्टेंस मान लीजिए। आप आफ्टर कंप्रेस, अब देखिए इसमें वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अगर कंप्रेस किया है, डिक्रीज किया है, तो जो एन का वैल्यू, अब जैसे मान लीजिए कि कंप्रेस किया तो एन का वैल्यू हम लोग कंप्रेस में एन का वैल्यू 1/2 लेंगे। ठीक है। अगर मान लीजिए कि 2 टाइम्स इंक्रीज कर देता तो वहां पे सिर्फ एन का वैल्यू डायरेक्ट आप क्या लेते, एन का वैल्यू 2 लेते। ठीक है। अगर डिक्रीज किया तो 1/, में रखना है वैल्यू, याद रखना है सर। अगर इंक्रीज किया है तो सीधे एन का वैल्यू 2 ले लेंगे। 4 टाइम्स इंक्रीज किया तो 4 टाइम डिक्रीज किया तो 1/4। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो इसमें हम लोग वैल्यू क्या 2 टाइम्स ट्वाइस डिक्रीज्ड हुआ है या कंप्रेस्ड हुआ है, यानी कि एन का वैल्यू हम लोग यहाँ पे लेंगे 1/2। तो आर जब इसमें हम लोग निकालेंगे तो वो हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर इंटू आर, और 1/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1/4 इंटू आर, वो किसके बराबर हो गया, आर न्यू के बराबर हो गया। ठीक है। तो जो न्यू रेसिस्टेंस आया आफ्टर ट्वाइस कंप्रेस्ड इट्स इनिशियल लेंथ, आर एन इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू आर। ऑप्शन चेक कीजिए, आर एन 4 नहीं होगा, आर एन आर के बराबर ये भी नहीं होगा, आर न्यू जो है 2R ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। यानी आर एन जो होगा 1/4 टाइम्स ऑफ आर इनिशियल हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन है सर, शॉर्ट आंसर टाइप, मतलब जो है सब्जेक्टिव में जो शॉर्ट आंसर टाइप है उसमें भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलिए सर। और यहाँ पे जो है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फार्मूला अगर लिखाएंगे किसी क्वेश्चंस का तो उसको भी साथ में साइड में उसको लिखते चलिएगा, ये काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन मिल गया सर डी। ठीक है। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर। एक क्वेश्चन जो है नीट में भी एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहा कि इफ टोटल करंट फ्लोइंग इन अ गिवन सर्किट 12 एम्पियर, कोई गिवन सर्किट यहाँ पे दिया हुआ है सर जिसमें टोटल करंट का फ्लोइंग कितना दिया हुआ है, 12 एम्पियर करंट इसमें फ्लो हो रहा है। कहा कि फाइंड द करंट एट 4 ओम रेसिस्टेंस। तो इस 4 ओम रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो है करंट निकाल करके दिखाना है कि 4 ओम में कितना जो है करंट जाएगा। यानी कि अब यहाँ करंट 12 एम्पियर गया तो ऑब्वियसली करंट हमारा क्या है, एक जो है स्केलर क्वांटिटी है, तो वो कुछ करंट इधर जाएगा और कुछ करंट इधर भी जाएगा। ठीक है। दोनों साइड करंट जाएगा। तो इसमें लेकिन आपसे क्वेश्चन का कभी 4 एम्पियर के 4 ओम के अक्रॉस पूछ सकता है, कभी 2 ओम के अक्रॉस भी पूछ सकता है। तो यहाँ तो अभी 4 ओम के अक्रॉस पूछा है। तो देखिए बनाते हैं, एक बार पॉज करके ट्राई भी कीजिए, इधर जब तक मिटा लेते हैं सर। ट्राई करने से गलत या सही जो भी बने एक बार ट्राई जरूर किया कीजिए, इससे जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ट्राई तो एटलीस्ट आप कीजिए, कोशिश कीजिए, क्योंकि कोशिश कीजिएगा तो कहते हैं ना कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। ठीक है। हार हो भी जाए तो क्या दिक्कत है, बता देंगे, उसके बाद नहीं होगी हार। आइए इसमें देखिए, ये मान लीजिए टोटल करंट आई है, यहीं पे थोड़ा सा हम मैनेज करते हैं। टोटल करंट आई है तो इसमें मान लीजिए कुछ करंट जाएगा जिसका वैल्यू हम मान लेते हैं I1। ठीक है। इसमें भी कुछ करंट जाएगा जिसका वैल्यू हम मान लेते हैं I2, और टोटल करंट हमारा क्या हो गया, I हो गया। और ये कितना बेहतरीन क्वेश्चन है कि आप में सिर्फ करंट दे दिया है वैल्यू, और जो है 4 ओम और 2 ओम रेसिस्टेंस दे दिया, और डायरेक्ट जो है क्वेश्चन जो है आपका करंट पूछ दिया ईच रेसिस्टर में, मतलब ईच में पूछ सकता है, इसमें तो खैर एक ही में पूछ दिया है।
तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया हुआ है। वैसे भी आप सोचे तो ये पैरेलल सर्किट है, आप देख रहे हो ये करंट डिवाइड हो रहा है, तो करंट जब डिवाइड होता है तो सर्किट पैरेलल होता है, और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो उसी के अक्रॉस एक जो है बड़ी बेहतरीन कॉन्सेप्ट बनाए हुए हैं। देखिए इस I1 और I2 का जब रेशियो लेंगे, जैसे हम जानते हैं ना V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ से I निकाले तो V बाई R होता है, इस तरीके से ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे इसको अलग अलग करने के लिए भी अगर कांस्टेंट है तो हम अगर यदि रेशियो में लेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स I1 रेशियो, अगर I2 लेंगे तो ये हम इसको मानेंगे 1/R, क्योंकि देखिए R है पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो 1/R1 रेशियो 1/R2 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से देखिए समझिए, और यही कॉन्सेप्ट आप किसी भी क्वेश्चंस के लिए अप्लाई कर लीजिएगा। तो I1 रेशियो I2 इज इक्वल टू 1/R1 रेशियो 1/R2। अब यहाँ पे वैल्यू रखिए 1/R1, R1 का वैल्यू है 4 ओम, R2 का वैल्यू है 2 ओम, तो 1/R यानी कि यहाँ पे क्या होगा 4, और रेशियो 1/R2 यानी कि यहाँ पे हो गया 2। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इजी बनाने के लिए 4, अब जो इसमें जो बड़ा डिजिट है जो दोनों से डिवाइड हो उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ताकि I1 और I2 का रेशियो जो है वो आसान एक आ जाए। तो हम इसमें देखिए 4 है, 4 से मल्टीप्लाई अगर दोनों साइड करेंगे, इसमें 4 से करेंगे तो 4/4 1 हो जाएगा, और इसमें 4 से करेंगे तो 4/2 यानी कि 2 से काट लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, तो यानी कि I1 रेशियो जो I2 का वैल्यू आया वो आया निकल करके 1:2। यहां तक कहानी को पहले समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हम लोग को I1 निकालना है, तो I1 निकालने का एक साधारण एकदम बिल्कुल जो है सिंपल सा देखिए कॉन्सेप्ट देखिए कि जब I1 निकालना है तो I1 के साथ कितना रेशियो 1, तो ऊपर क्या लिखे 1 और डिवाइडेड बाई ये दोनों का टोटल वैल्यू यानी समेशन अप I1 और I2 ले लीजिए। तो समेशन अप I1 I2 लेंगे तो 1 + 2 कितना हो गया 3। ऊपर क्या लिए I1 था तो I1 के सामने वाला 1 और डिवाइड बाई दोनों का समेशन यानी 3, और मल्टीप्लाई बाई जितना टोटल करंट इसमें फॉलो हो रहा है। तो टोटल करंट कितना फॉलो हो रहा है 12 एम्पियर यानी 12। 3 से इसको काटिएगा तो ये 4 टाइम्स कट गया, तो I1 निकल के आ गया 4 एम्पियर। ठीक है, तो देखिए I1 का वैल्यू 4 एम्पियर है, यानी 4 ओम जो है रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो है जो करंट फ्लो हो रहा है वो 4 एम्पियर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछता है कि ठीक है इसमें बता दीजिए कि 2 ओम के अक्रॉस क्या होगा। ठीक है, तो 2 ओम के अक्रॉस देखेंगे तो सेम कॉन्सेप्ट देखिए I2 इज इक्वल्स टू, देखिए पहले 2 ऊपर वाला रखिए कि I2 के सामने में 2 है, तो 2 डिवाइडेड बाई दोनों का समेशन यानी 3 और मल्टीप्लाई बाई टोटल करंट यानी कि 12। ठीक है, इससे इसको मल्टीप्लाई काटते तो 4 आ जाता, तो 4 2 जा 8 एम्पियर। यानी कि अगर I2 में पूछ लेता तो I2 में जो करंट का फ्लो हो रहा है वो 8 एम्पियर के बराबर हो जाता है। कभी बाई मिस्टेक कैलकुलेशन में गलत हो जाता है, ये भी देख लीजिए कि जितना टोटल करंट इसमें इन हो रहा है तो वो दोनों का समेशन भी इतना ही के बराबर होना चाहिए, तभी तो आउट भी उतना करंट होगा। यानी कि 4 और +8 कितना होगा 12 एम्पियर, तो यानी कि करेक्ट है हम लोग का जो है कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से देखिए जो भी क्वेश्चन में पूछे, यही नहीं है सर, अगर सर्किट में 3 मान लीजिए 3 यहाँ पे जो है वायर कनेक्ट कर दे, 3 वायर 3 जगह से करंट, तो उसमें I1 I2 I3 मान लीजिए, सेम कॉन्सेप्ट लगाइए इस तरीके से, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लिख लीजिए, तो ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा वो भी आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर जो है 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिलेटेड टू। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किससे रिलेटेड है, यानी कि ये जैसे यहाँ पे ऑप्शन से पता चल जाएगा, कह रहा है किरचॉफ सेकेंड लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, लेंज लॉ, ए एंड सी, मतलब डी में जो है ए के लिए भी बोला है और सी के लिए भी बोला है। तो देखिए किरचॉफ्स, अगर इसका आंसर हम लोग देखें तो जो किरचॉफ सेकेंड लॉ है वो आपका जो है एनर्जी कंजर्वेशन है, सेकेंड लॉ भी है, और साथ में ये भी ध्यान रखिए लेंज लॉ भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है। तो यानी कि इसका ए और सी जो है ये करेक्ट आंसर है। तो किसी एक को आप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है ए एंड सी दोनों दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड सी।
ठीक है। अब दूसरे ऑप्शंस पे भी हम लोग बात कर लेते हैं सर, क्योंकि देखिए एक ऑप्शन से बहुत सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो सकता है कि अगले बार में पूछ दे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज रिलेटेड टू बी रिलेटेड, ठीक है। तो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की यदि बात करेंगे हम लोग ऐसे, तो उसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। तो ये सब पॉइंट्स को आप साइड में लिख सकते हैं कि फर्स्ट लॉ को चार्ज से रिलेटेड होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, और सेकंड लॉ किरचॉफ्स का जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, और साथ में एनर्जी लेंज लॉ भी होता है, ठीक है। केवीएल केसीएल किरचॉफ्स में देखे होइएगा, उसमें मिल जाएगा, जाके सर्च कर लीजिएगा। ऐसा मेरा जो प्लेलिस्ट होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें सब ये मिल जाएगा, ठीक है। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन, इसका प्रूफ, ये सब फार्मूला का बहुत सारे इस सब का जो है कॉन्सेप्ट आपको उसमें दिए होंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहा कि द फार्मूला ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ब्रैकेट में रेसिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ एन एंड टाउ। एन यहाँ पे क्या है सर, एन है यहाँ पे ध्यान दीजिए, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, एन है। और टाउ जो है एसेंस यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम, वैसे बोला जाता है यहाँ पे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होता है, एवरेज, वैसे आप इसका नाम लिख लीजिए रिलैक्सेशन सेशन टाइम। क्वेश्चन पूछा कि अब स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को ही एसेंस रेसिस्टिविटी बोला जाता है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एसेंस रो से। इसका फार्मूला क्या होगा एन और टाउ के टर्म्स में। तो देखिए एसेंस ऑप्शन में चेक कीजिए, इसका जो फार्मूला होता है लिख देते हैं एम डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टाउ के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर टाउ टाउ एवरेज के टर्म्स में होता है, और टाउ है एसेंस रिलैक्सेशन टाइम, जिसका यूनिट सेकंड होगा। तो खोजिए एसेंस, एम एल डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टाउ है, एम बाई एन ई टाउ नहीं होगा, एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। और एम टाउ बाई ये तो होगा ही नहीं ऐसा, यानी कि रिलैक्सेशन टाइम के और एन के टर्म्स में रो का वैल्यू आ गया सर एम डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टाउ। और यहीं कभी कभी जो है सिर्फ रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस नहीं, सिर्फ रेसिस्टेंस पूछ देता है, तो सिर्फ रेसिस्टेंस का भी फार्मूला लिख लीजिए सर। सिर्फ रेसिस्टेंस का फार्मूला होता है एम एल डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टाउ ए। ये जो है सिर्फ जो है रेसिस्टेंस का फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ एन एंड टाउ, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक ऑप्शन पे विचार करते हुए हम लोग जो ऑप्शन होगा उसका एक्सप्लेनेशन एक बार आपको देंगे, ताकि इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से सारे इस क्वेश्चंस को एक नोट डाउन बनाइए, जैसे पीछे भी बनाते आ रहे हैं इसको भी नोट डाउन बनाइए। फिर देखते हैं नेक्स्ट इसका क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फॉर सेमीकंडक्टर मटेरियल क्वेश्चन नंबर 6, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी विल बी, मतलब रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी विल बी, ठीक है, क्या होगा। यानी कि सेमीकंडक्टर मटेरियल है जिसमें टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी, अब देखिए टेम्परेचर बढ़ाने घटाने पे जो है रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी, चाहे कंडक्टर मटेरियल हो चाहे सेमीकंडक्टर मटेरियल हो, वो डिपेंड्स करता है। तो होता क्या है कि जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी बोथ विल बी डिक्रीजेस। यानी कि अगर इसमें ऑप्शन देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे अगर मान लीजिए कि कंडक्टर मटेरियल होता, फॉर कंडक्टर के लिए ऐसे लिख देता है कि फॉर कंडक्टर मटेरियल के लिए, ठीक है, साइड में लिख लीजिएगा। तो इसमें टेम्परेचर जब आप इंक्रीज कीजिएगा तो रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी बोथ विल बी इंक्रीजेस, ठीक है, दोनों जो है इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। वहीं पे आप किसके लिए दूसरा देखे थे, फॉर सेमीकंडक्टर, तो देख ही लिए, ठीक है, मटेरियल, इसके लिए टेम्परेचर इंक्रीज किए तो रेसिस्टेंस एज वेल एज रेसिस्टिविटी डिक्रीज। साथ में एक और सीख लीजिए एलवाई के लिए, तो एलवाई के लिए अगर टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी जो होता है फॉर एलवाई के लिए, फॉर एलवाई रेसिस्टेंस और टेम्परेचर बढ़ाने पे रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी नियरली अनएफेक्टेड होता है, यानी नियरली कांस्टेंट मान लीजिए, नियरली कांस्टेंट या अनएफेक्टेड, ठीक है, ये ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। और इसके पीछे क्या लॉजिक रीजन है, तो ऑब्जेक्टिव में तो ये सारी चीज़ आपको जानने की जरूरत है नहीं, सीधा सीधा आप ये पॉइंट्स याद रखिए, ये तीनों पॉइंट्स आपका काम चल जाएगा इसमें। वो सब डिपेंड करता है रिलैक्सेशन टाइम और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे भी, ठीक है। अब आइए इस क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ये हो गया, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। कहा कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये क्वेश्चन जो है बार बार इसलिए पूछा जाता है, ये बार बार जो है बोर्ड में भी देखिएगा मिलेगा, जो है क्वेश्चन बैंक वगैरह जब देखिएगा सीबीएसई या बिहार बोर्ड किसी का आईसीएसई का, तो उसमें क्वेश्चन मिल जाता है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट क्या होगा। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का नाम तो इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, लेकिन इसका यूनिट जो होता है वो वोल्ट होता है। ठीक है, तो ये ध्यान है, क्योंकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल होता है व्हेन नो करंट फ्लो। जब करंट नहीं फ्लो करता है तो बैटरी का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ही जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट, तो इसीलिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का भी यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट। ऑप्शन पहले में न्यूटन दिया हुआ है, फोर्स आएगा माइंड में न्यूटन सेट करके मार नहीं देना है, ऑप्शन राइट, नहीं तो फिर जो है लड्डू आ जाएगा, तो ध्यान रखिए। ठीक है, तो क्या लेना है, लड्डू नहीं लेना है, यानी कि जो है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, वोल्ट। आइए उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन का है फाइंड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 24 वोल्ट इज अप्लाइड across a conductor whose length 0.3 meter and drift velocity of electron is 4 into 10 to the power minus 4 meter per second। इसको पॉज करके वीडियो को एक बार ट्राई करें इस क्वेश्चन को, जिनको फार्मूला मालूम है, नहीं जिनको मालूम है उनको क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन में मोबिलिटी पूछे हुए हैं, यानी म्यू VD/E वाला जो है उससे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं साइड में, एक बार जब तक ट्राई कीजिए, इसको ट्राई करते रहना है, कोशिश बरकरार है, क्योंकि एग्जाम जो है नज़दीक है। इस तरीके से जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो क्लियर होते रहेगा। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस बताते हैं। सबसे पहले देख लीजिए VD जो आपका जो है मोबिलिटी होता है इलेक्ट्रॉन्स का, उसको म्यू से डिनोट करते हैं और जो म्यू का जो फार्मूला होता है म्यू, ये होता है VD/ यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी E। तो क्वेश्चन में देखिए E नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में V दिया हुआ है, V दिया हुआ है और इसका लेंथ दिया हुआ है। तो V और L यानी लेंथ का रिलेशन E के साथ जो होता है, E के साथ वो होता है E इज इक्वल्स टू V/L। तो V दिया हुआ है देखिए कहाँ है, 24 वोल्ट है, यानी 24 और डिवाइडेड बाई L दिया हुआ है देखिए 0.3 मीटर, तो यहाँ पे 0.3। ठीक है, पॉइंट हटाए, यहाँ पे जो है 10 चला गया, 3 से इसको काटे तो 3 8 जा कट गया, यानी कि ये आ गया 80 वोल्ट पर मीटर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया यहाँ पे 80 वोल्ट पर मीटर। करेक्ट। अब ई निकाल ही लिए और इसमें जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया हुआ है VD 4 इंटू 10 टू पावर -4, तो डायरेक्ट फार्मूला में पुट करते हैं यहाँ पे तो म्यू जो हो जाएगा, यहाँ पे म्यू जो हो जाएगा मोबिलिटी हो जाएगा, VD के जगह पे ले लेते हैं 4 इंटू 10 टू द पावर -4 और डिवाइडेड बाई 80। करेक्ट, इस तरीके से ले लेते हैं। बड़ी आसान तरीके से इसको काट दीजिए अगर इसको मान लीजिए इसको काटते हैं तो इसको 4 से अगर इसको काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा, यानी 20 टाइम कट गया। करेक्ट, अब ध्यान दीजिएगा ये तो 20 टाइम कट गया, इसको अब 1/20 आया, 1/20 आ गया और इंटू 10 पर -4। ऐसा करते हैं 2 जीरो और यहाँ बढ़ा लेते हैं ताकि आसानी से कट जाए। 2 जीरो खुद से बढ़ाएंगे तो इसमें माइनस भी करना पड़ेगा 2 जीरो तो यहाँ पे हम क्या किए, 2 जीरो को और वैल्यू कम कर दिए, यानी -6 कर दिए, तो यहाँ पे हम 100 लिख सकते हैं। सॉल्व कीजिएगा तो फिर 10 पर -4 आ ही जाएगा। ठीक है, तो अब इसे थोड़ा सा ऊपर आसान हो जाएगा, तो 20 से इसको काटे तो 5 टाइम्स कट गया और इसका वैल्यू आएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -6। इसका जो यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड के बराबर। 5 इंटू 10 टू द पावर -6 इसका आ रहा है आंसर। ठीक है, आइए ऑप्शंस में मिलाते हैं, चेक करते हैं। 4 तो होगा ही नहीं, 6 तो है ही नहीं, 8 तो है ही नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी कि 5 इंटू 10 पर -6 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड मोबिलिटी हो गया, जो इस क्वेश्चन में गिवन था डेटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आइए इसी तरीके से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास, मित्रों के पास शेयर भी कर दीजिए। करेक्ट। आइए व्हाट इज यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम लोग ये भी बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं।
ठीक है। तो यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यूनिट या कंडक्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है, अगर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी देखेंगे कोई कोई जी से डिनोट करता है, कहीं कहीं इसको के से भी डिनोट किया जाता है, तो उसके लिए घबराना नहीं है। यहाँ पे कंडक्टिविटी को हमने जी मान लिया, इसका वैल्यू होता है 1 रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो 1 रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी का यूनिट जो होता है इसका यूनिट होता है ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर। तो ऊपर चला जाएगा तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा? पर ओम पर मीटर। पर ओम को अलग अलग तरीके से हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इस यूनिट को अलग अलग तरीके से लिखेंगे। तो पर ओम को हम लिखते हैं साइमन, ठीक है, जिसको हम एस से डिनोट किए हैं। देखिए सब जगह एस, साइमन पर मीटर, साइमन मीटर। तो एस यहाँ पे साइमन, यानी कि जो है यहाँ पे साइमन पर मीटर, इसका एक यूनिट हो गया। दूसरा, इसको चाहे तो ये भी लिख सकता है महो पर मीटर, ये भी सही है। ठीक है, अब पर ओम पर मीटर तो सही है ही, इसमें तो कोई दिक्कत है ये नहीं है। ठीक है, तो देखिए साइमन पर मीटर आ रहा है, तो आइए चेक करते हैं। ए साइमन मीटर, साइमन पर मीटर, ऑप्शन बी यहाँ पे मिल गया, ऑप्शन बी हो गया साइमन पर मीटर। साइमन मीटर का ये सब नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आ गया कंडक्टिविटी का यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। मतलब क्वेश्चन से कहा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बता दीजिए, रिलेशन बता दीजिए, किसके साथ है? रिलैक्सेशन टाइम के साथ। ठीक है, तो इसका जो है प्रूफ भी जो है अपने लेक्चर में हम दिए हुए हैं, एक बार जाकर देखिएगा प्लेलिस्ट में तो मिल जाएगा। ये इसका जो फार्मूला होता है ये फार्मूला होता है, ये वाला ऑप्शन डी इसका फार्मूला होता है। वी डी इज इक्वल्स टू स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाई एम। टाउ यहाँ पे टाउ एवरेज होता है। ठीक है, ये यानी रिलैक्सेशन टाइम है वो एवरेज होता है, ई भी टाउ बाई एम, ऐसे याद रखिए, स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाई एम। ठीक है, तो ये इन टर्म्स ऑफ, देखिए एक और चीज़ इसमें देखिएगा, टाउ के साथ कभी कभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी टाउ तो रहेगा ही रहेगा, ये भी के साथ भी रिलेशन पूछ सकते हैं। तो अगर मान लें तो हम चाहें तो इस ई के जगह पे भी बाई एल भी रख सकते थे, अगर भी के टर्म्स में दिया रहे। तो देखिए यहाँ से एक और भी डी का रिलेशन आ सकता है कि जो भी डी आएगा वो इसके टर्म्स में देखे तो ई भी टाउ तो रहेगा ही, और नीचे में क्या हो जाएगा? एम एल। क्यों रखे? बस ई के जगह पर रिप्लेस कर दिए भी बाई एल से, जो एक फार्मूला में था ये इससे। तो ये भी जो है ये भी डी का ही फार्मूला हो जाएगा, जहाँ पे एक मिनट, ई भी टाउ, तो ये भी वी डी का हो गया, जो कि अनदर फार्मूला हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। यूनिट मीटर पर सेकंड होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो इस क्वेश्चन से एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं क्वेश्चंस, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको एक बार नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि 0.4 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टिंग वायर when 1.6 volt potential applied on it, find its conductance। क्वेश्चंस क्या कहा कि जब 0.4 एम्पियर करंट सर्किट से फ्लो करवा रहे हैं, कितना वोल्ट अप्लाइड करने पे? 1.6 वोल्ट अप्लाइड हो रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में उसका कंडक्टेंस बताइए। तो देखिए कंडक्टेंस का जो फार्मूला होता है वो सिग्मा इज इक्वल्स टू 1/r होता है, ये होता है कंडक्टेंस का फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे तो आर तो है नहीं, लेकिन इसमें आई दिया हुआ है और भी दिया हुआ है। तो इस एक फार्मूला हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो यहाँ से निकाल लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो आई हो गया 0.4 और आर हो गया आर, तो आर ही निकालना है, तो पहले फार्मूला सजा लीजिए। आर इज इक्वल्स टू ऐसे कर लेते हैं V बाई आई, तो V लिख देते हैं 1.6। ठीक है, देखिए यहाँ से फार्मूला क्या कि आर को पहले अरेंज कर लिए, V बाई आई कर लिया, आसान हो जाएगा। तो 1.6 और डिवाइडेड बाई आई 0.4 है, तो पॉइंट से पॉइंट हट गया, तो 4 से इसको काटिएगा तो 4 टाइम्स, यानी कि आर यहाँ से निकाल के आ गया 4 ओम। ठीक है, तो यानी कि हमको रेसिस्टेंस चाहिए था ताकि इस फार्मूला में कंडक्टेंस हम लोग निकाल सके। तो आर आ गया 4 ओम। 4 ओम को यहाँ पे रख लीजिए, तो 4 ओम को यहाँ पे रखिएगा तो 1/4 हो गया, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको डिवाइड कीजिएगा तो 0.25 के आसपास आएगा। देखिए रेसिस्टेंस है तो ओम नीचे है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा ऊपर जाके? पर ओम। तो यानी कि जो है इस रेसिस्टेंस की वजह से कंडक्टेंस जो यहाँ पे हम लोग यूनिट देखे, इस कंडक्टेंस का यूनिट हो गया पर ओम। ये भी ध्यान रखना। पर ओम को हम लोग एक और चीज बोलते हैं, पर ओम को ये भी बोलते हैं 0.25 साइमन। ठीक है, ऐसे भी जो है इसको लिख सकता है ऑप्शन में। तो वहाँ पे तो ऑप्शन में पर ओम ही दिया हुआ है, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो गया 0.25 ओम पर ओम।
करेक्ट है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को ऐसे ट्राई करते रहें, साथ में साथ जो एक्सप्लेनेशन है उसको लिख लीजिए, ठीक है। जिस भी नोट बना रहे होंगे उसी नोट्स में जो है इसको भी लिख लीजिए, ठीक है। और यूनिट के साथ में भी लिखिएगा, यूनिट वगैरह भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। सुन क्वेश्चंस कहा कि बताइए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस अल्फा, मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस अल्फा को बोलते हैं फॉर सेमीकंडक्टर इज। ये वाला क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए सन। कहा कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है सेमीकंडक्टर के लिए, नेगेटिव होता है, या फिर जो है ये वैल्यू जो है 0 होता है, या फिर नन ऑफ दीज हो जाता है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इस चीज़ के क्वेश्चंस का जो भी एक्सप्लेनेशन है इसको जो है एक बार हम लोग देख लेंगे कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसको एक डेटा के अकॉर्डिंग लिख लीजिए सन्स। वैसे इसका वैल्यू तो ऐसा नेगेटिव होता है, ध्यान रखना है सेमीकंडक्टर के लिए। यहीं पे सन्स अगर ये क्वेश्चंस में अगर ये बोल देता कि सेमीकंडक्टर जहाँ पे कंडक्टर बोल देता तो उसका पॉजिटिव होता है, ठीक है। अल्फा का जो वैल्यू जो होता है उसके लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस प्रूफ किया जाता है जो रेसिस्टेंस के टर्म्स में भी हम लोग देखते हैं और रेसिस्टिविटी के टर्म्स में भी। तो दोनों लिख लीजिएगा। सेमीकंडक्टर के लिए तो नेगेटिव, टेम्परेचर कोफिशिएंट और इसके लिए कंडक्टर के लिए पॉजिटिव हो जाता है। एलवाई के लिए हम लोग देखेंगे तो उसका वैल्यू किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। तो तीनों जो है उसमें जो है एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन करेंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इज, ठीक है। चारों तरफ से जाड़े के टाइम में भी अभी शूट हो रहा है लेक्चर, लेकिन चारों तरफ से बंद होने की वजह से ये गर्मी होने लगता है, इसलिए थोड़ा ऐसे ऑन कर दिए, थोड़ा सा कूल हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब देखिए इसमें रिलेशन पूछ रहा है कि करेंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए करेंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रिलेशन होगा वो होता है I इज इक्वल्स टू ये VDEN है, I इज इक्वल्स टू V ना, ऐसे याद रखिए। मतलब जो है D को थोड़ा सा साइलेंट कर लीजिए, तो I का क्या लिख कर क्या है, I इज इक्वल्स टू V ना, ठीक है, V ना, याद रहेगा इस तरीके से, ठीक है। तो ऑप्शन B इज का राइट आंसर हो गया ठीक है। इसके साथ रिलेशन हम लोग देख लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अच्छा यूनिट वगैरह इसमें खूब पूछता है, इसीलिए बार बार जो है देखिएगा एक आध क्वेश्चन जो है हर एक जो है 5-6 क्वेश्चन के बीच में एक आध यूनिट आ जाएगा, ठीक है। तो इस जो चैप्टर से करंट इलेक्ट्रिसिटी से यूनिट बार बार पूछता है। द यूनिट ऑफ मोबिलिटी इज, अभी जो इसके पिछले वाले स्लाइड में देखिएगा उस मोबिलिटी का हम लोग जो है फॉर्मूला से मोबिलिटी ही पूछ रहा था इलेक्ट्रॉन का, तो उसका आपकी बार यूनिट पूछा है तो क्या हम लोग देखे थे फॉर्मूला म्यू इज इक्वल्स टू VD बाई E, ये देखे थे। VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E का होता है वोल्ट पर मीटर, तो मीटर ऊपर चल जाएगा तो क्या बन जाएगा मीटर स्क्वायर सेकेंड, नीचे में वोल्ट, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट, इसके बराबर जो है इस वैल्यू को लिख सकते हैं, करेक्ट है। तो यानी कि ऑप्शन खोज लीजिए, मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर, ऑप्शन ए ही दे रहा है, ऑप्शन ए में ही लिखा हुआ है, ये आपका जो है यूनिट हो जाएगा। यूनिट को ध्यान रखिएगा बाई फार्मूला के साथ में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अच्छा देखिए अभी तक हम लोग स्केलर फॉर्म जानते हैं कि स्केलर फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल्स टू I, जो कॉर्नर में दिख रहा होगा, फॉर्मूला में पूछा था तो लिखे थे, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या पूछ दिया है कि इसका वेक्टर फॉर्म्स बताइए। ऑप्शन दिया है J इज इक्वल्स टू, ये करंट डेंसिटी है, सिग्मा कंडक्टेंस है, और E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, सिग्मा E, J इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई E। आइए एक बार इसको देख लेते हैं एक्सप्लेन करके, उसके बाद जो है ऑप्शन भी मैच करेंगे। देखिए स्केलर फॉर्म से आपको वेक्टर फॉर्म्स एक ही लाइन में बता देते हैं, टाइम भी नहीं लगेगा। देखिए फार्मूला स्केलर फॉर्म्स क्या जानते हैं, V इज इक्वल्स टू I इंटू R, करेक्ट। देखिए ये स्केलर फॉर्म है तो V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी स्केलर फॉर्म होता है, तो इसका जो है वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो ये होता है E वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। इसका यदि अगर हम लोग लिखेंगे इसका, तो I को हम लोग लिखते हैं, I स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका J लिखते हैं, वो करंट डेंसिटी होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। और इसके लिए हम लोग लिख देते हैं ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा हो जाता है R का जो लिखते हैं रो, इस तरीके से,
करेक्ट है। अब देखिए इसको क्या करते हैं, ये रेसिस्टिविटी है, इसको एक बार इधर लेके आते हैं, इस रो को इधर लेके आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ई वेक्टर इंटू 1 रो वेक्टर इज इक्वल टू जे 1 बाई जो है रो जो हो जाएगा एसेंस, यहाँ पे देखिए जे जो है यहाँ सिग्मा जो है ये कंडक्टेंस नहीं, ये कंडक्टिविटी हो जाएगा, क्योंकि देखिए 1 बाई जो रो है ये रिप्रेजेंट्स करता है कंडक्टिविटी को, ठीक है, या उसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल सकते हैं, तो वो रिप्रेजेंट्स करता है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं ई वेक्टर इनटू इसके जगह पे लिख देंगे हम लोग सिग्मा इज इक्वल्स टू जे वेक्टर, यानी देखा जाए तो जे वेक्टर इज इक्वल्स टू ई वेक्टर सिग्मा इंटू ई वेक्टर भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा अरेंज कर दीजिए ई वेक्टर, ये हो गया वेक्टर फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। तो देख लीजिए कितना आसान तरीके से इसको जो है हम लोग लेके आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन खोजिए, जे इज इक्वल्स टू लीजिए पहला ऑप्शन ही है एसेंस, पहला ऑप्शन ही है जे वेक्टर इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए वेक्टर, ये सब कोई नहीं होगा, ऐसा कुछ जो है ही नहीं रिलेशन, तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। तो इस तरीके से इसको नोट डाउन कीजिए एसेंस, विद फार्मूला के साथ नोट डाउन कीजिए। फिर देखते हैं एसेंस इसका नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी बहुत सारे क्वेश्चन उस पर क्रिचॉफ्स जो है आपका पोटेंशियोमीटर, पावर पे, एनर्जी पे, इस सब पे जो क्वेश्चन आएगा, जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से उससे भी क्वेश्चन आएगा, एक बार इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हो गया था, ये हो गया 16 यानी कि ये 17 और ये 18 ये 19, क्योंकि पिछले स्लाइड में हम लोग देख लिए थे 15 तक, तो ये वाला हो गया 16। करेंट डेंसिटी इज अ, मतलब करेंट डेंसिटी कैसा क्वांटिटी है, तो करेंट डेंसिटी जो है कर रहा है स्केलर, वेक्टर, टेंसर, नॉन ऑफ दिस। तो देखिए करेंट इलेक्ट्रिकल आपका स्केलर क्वांटिटी और करेंट डेंसिटी जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अभी ओम्स लॉ भी जब का वेक्टर फॉर्म जब हम लोग देख रहे थे तो वहाँ पे भी बताए थे जो करेंट है V = IR में, तो I का वेक्टर जो है हम लोग J लिखते हैं, और J वेक्टर क्वांटिटी है तो J का फॉर्मूला होता है I बाई एरिया वेक्टर, करेक्ट है। तो अब इसका यूनिट भी अगर चाहे तो जान सकते हैं, J = I बाई ए होता है, तो यानी क्या होगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, इफ द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ 3 वायर आर 2:3:4 of same material and their length are in the ratio of 4:3:2, then the ratio of resistance are, यानी कि क्वेश्चन में देखिए रेसिस्टेंस का रेशियो पूछ रहा है, इसमें मास का रेशियो दे दिया है और लेंथ का रेशियो दे दिया है, और पूछा कि इसमें जो है रेशियो बताइए रेसिस्टेंस का। तो सबसे पहले जिसका रेशियो पूछता है तो उसका हम लोग क्या करते हैं, उसका उससे रिलेट करते हैं फार्मूला से, क्योंकि आपके रेसिस्टेंस के फार्मूला में सबसे पहले आपको मास आना चाहिए और लेंथ आना चाहिए। तो वैसे तो एक रेसिस्टेंस का जो फार्मूला है उसमें हम लोग जानते हैं R = क्या फार्मूला होता है, R = ρl/A, ठीक है। तो लेंथ तो आ गया, रो रेसिस्टिविटी है, लेकिन मास तो आया नहीं, तो कुछ ऐसा इंप्लीमेंट करते हैं इसमें, इस वाले क्वेश्चन में, ताकि जो एरिया को कुछ हम लोग मास के टर्म्स में चेंज कर पाए, तो अभी तो उस पर डिपेंडेंस हम लोग रेशियो वगैरह निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे। तो देखिए आपको चेंज करने का तरीका बताते हैं। यहाँ पे एक डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी जो होता है वो होता है मास बाई वॉल्यूम, करेक्ट। डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम के बराबर होता है, यानी m/v। इस वॉल्यूम को हम लोग लिख सकते हैं, वॉल्यूम का ऐसे भी लिखा जाता है एरिया इंटू लेंथ, A × L। एरिया इंटू लेंथ जो होता है वो वॉल्यूम होता है। तो देखिए एरिया इंटू लेंथ लिख दिए, तो अब देखिए यहाँ पे एरिया आ गया, एरिया। अब इस फार्मूला से देखिए एरिया को मैनेज करते हैं, इस दोनों से मैनेज करेंगे तो हमको एरिया चाहिए, तो एरिया को ए को इधर भेजते हैं, डेंसिटी को नीचे, तो A = लिख सकते हैं m / डेंसिटी इंटू L। देखिए इस तरीके से हमारा ए का वैल्यू निकल के आ गया। अब इसमें डेंसिटी है, यहीं ए का वैल्यू क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस ए का वैल्यू हम रख देते हैं पहले वाले इक्वेशन में, तो इन टर्म्स ऑफ आपको मास मिल जाएगा, क्योंकि इसमें m मास है, तो इसको रखे यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम लोग रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ρl और डिवाइडेड बाई a के जगह पे रखेंगे m / d × L। इस तरीके से हम इसको रख सकते हैं।
तो देखिए डीएल को ऊपर भेजिए, तो डीएल को यदि ऊपर भेजते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल्स टू रो एल ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा रो डी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम। ये हो गया एसेंस आर का वैल्यू। ध्यान दीजिए, अब देखिए इसमें एल और एम के साथ रिलेशन मिल गया रेसिस्टेंस का, यानी कि अगर देखा जाए इसके अकॉर्डिंग रिलेशन, तो इसमें क्या हो गया, जो है आर जो हो गया वो उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसमें हम लोग एल स्क्वायर बाई एम लिख सकते हैं इस तरीके से। देखिए रिलेशन आ गया। अब रो और डी के बारे में कोई चर्चा है नहीं, तो हम लोग को तो ये तो क्या, हम लोग को तो रेशियो में बताना है, ऑप्शन भी रेशियो है, तो रो डी को तो हम लोग एज इट इज छोड़ देंगे वैसे ही। अब आते हैं सबके लिए वैल्यू देखते हैं सर कि सबके लिए वैल्यू क्या हो जाएगा। तो देखते हैं सर 3 वार्स है तो रेसिस्टेंस का सबका रेशियो भी अलग अलग हो जाएगा। तो देखिए सर सबसे पहले जैसे मान लीजिए ऐसे लिख देंगे R1 रेशियो R2 रेशियो R3, ठीक है, इक्वल्स टू एल स्क्वायर बाई एम। तो पहले लेंथ का रेशियो देख लीजिए, लेंथ का रेशियो जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, यहाँ देखिए 4:3:2, लेंथ का दिया हुआ है 4:3:2, और इसका दिया हुआ है मास का रेशियो दिया हुआ है नीचे 2:3:4। इस तरीके से कुछ नहीं करना है सर। अब जहाँ एल ये वाला रेशियो दिया है तो एल नहीं, यहाँ पे एल स्क्वायर है, तो ध्यान रखना यहाँ पे क्या रखेंगे 4 का स्क्वायर और डिवाइडेड पहले का मास से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि सिर्फ मास है। 2 रेशियो ध्यान दीजिए 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम मास है तो बाई 3 रेशियो 2 का स्क्वायर यानी लेंथ है और डिवाइडेड बाई 4। इस तरीके से देखिए रेशियो का रिलेशन आपको यहाँ पे मिल गया। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो पहले सॉल्व कीजिए तो ये 16 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 3 का स्क्वायर है तो 3 से स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 से 4 कट गया 1 आ गया और 2 से ये काटेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी कि ये आ गया 8:3:1। यानी ये जो तीनों वायर के लिए जो है जहाँ 3 वायर्स है उसका रेसिस्टेंस का यदि रेशियो देखेंगे तो वो आएगा 8:3:1 के बराबर, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, करेक्ट है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। अब देखिए 8:3 कैसे समझे, क्योंकि ये जिस पे था पहले फॉर्मूला उस तरीके से मैनेज किए, एल स्क्वायर बाई एम था तो एल के जगह पे भी बस क्या रखे इसका स्क्वायर रख दिए और एम जैसे एज इट इज था तो एम के जगह पे वैल्यू रख दिए, सॉल्व किए, ऑटोमेटिक 8:3:1 आ गया। उसको भी ऐसे नोट डाउन कर लीजिए, ऑप्शन डी मार्क कर लीजिए, ठीक है। इसी तरीके से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है, बताए थे एक यूनिट का क्वेश्चन जरूर रहेगा हर एक स्लाइड में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। अभी देखे थे अल्फा, जिसमें सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव होता है, कंडक्टर के लिए पॉजिटिव और एलवाई के लिए 0। तो इसका जो है यूनिट क्या होएगा, तो इसका यूनिट होता है पर डिग्री सेल्सियस। ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये सब नहीं होगा, ये सब ध्यान रखिएगा, पर डिग्री सेल्सियस इसका यूनिट होता है, करेक्ट है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहा कि द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल डिपेंड्स अपॉन। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस मतलब रेसिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को रेसिस्टिविटी बोलते हैं, तो वो किस पे डिपेंड करता है। ये इसलिए बार बार ये क्वेश्चन इस तरीके से रिपीट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम्स में रिपीटेड पूछा जाता है, क्योंकि देखिए रेसिस्टिविटी जो होता है वो ना ही एरिया ऑफ मटेरियल पर डिपेंड्स करता है, ना ही लेंथ मटेरियल पर डिपेंड करता है, ना ही उसके मास पे, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। रेसिस्टिविटी 2 चीज़ पे डिपेंड्स करता है, एक तो नेचर ऑफ मटेरियल और दूसरा ये भी लिख लीजिएगा टेम्परेचर पे भी ये डिपेंड करता है। याद रखिए रेसिस्टिविटी की जब बात आएगी तो वो नेचर ऑफ मटेरियल और उसके जो है टेम्परेचर्स पे डिपेंड्स करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज कीजिएगा तो होगा। उसी तरीके से जो ये रेसिस्टिविटी की बात हो गई, यानी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, सिर्फ रेसिस्टेंस की बात हो, रेसिस्टेंस ज़्यादा नहीं पूछता है क्योंकि रेसिस्टेंस क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन पे भी डिपेंड करता है, यानी लेंथ एरिया बढ़ाइए घटाइएगा तो उसमें चेंज आ जाएगा, और वो नेचर टेम्परेचर ये सब पे डिपेंड करेगा। मटेरियल यानी वो उसके टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करने पे भी करेगा, लेकिन रेसिस्टिविटी सिर्फ 2 चीज़ पे, क्या, नेचर ऑफ मटेरियल और दूसरा टेम्परेचर, ठीक है, लिख लीजिएगा साइड में, ठीक है। उस तरीके से इसका आंसर ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी। आइए सर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 का कहा कि अ पोटेंशियोमीटर वायर लेंथ 8 मीटर एंड रेसिस्टेंस 8 ओम, अ करेंट 2 एम्पियर flowing through it
फाइंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि इसमें क्या कहा कि इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू क्या होगा जब उसका जो है 8 मीटर लेंथ है और रेसिस्टेंस दिया हुआ है आपका जो है 8 ओम दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से, और करंट भी दिया हुआ है ना सेंस, हाँ करंट भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है सेंस V बाई एल। तो एल तो है, भी नहीं है, भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है सेंस, रेसिस्टेंस और करंट तो दिया है ना, तो उसे V को आई लगा के निकालिए। और यहाँ पे एक बार ऑप्शंस बताइए, पॉज करके वीडियो को एक बार ऑप्शन बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा सेंस। ठीक है, जब तक साइड में हम इसको मिटाते हैं। ऐसे काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का जो है कलेक्शन आप लोग के लिए जो है लेके आ रहे हैं। पूरा कंप्लीट करेंगे, एक एक 12th का एक एक चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे एग्जाम से पहले तक। ठीक है, अब आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है सेंस के, वो होता है सेंस V बाई एल के बराबर। अब V बाई एल है तो एल तो है, V पता नहीं है, तो V के जगह पे हम लिख सकते हैं I इंटू आर बाई एल। ठीक है, बाकी सब वैल्यू दिया हुआ है सेंस। देखिए आई कितना दिया हुआ है 2 एम्पियर, तो इसके जगह पर रखिए 2। रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है सुन 8 ओम, तो यहाँ पर रखिए 8, और लेंथ कितना दिया हुआ है 8 मीटर। अरे ये तो बहुत आसान है, बस इसमें क्या आपको देखना था, बहुत आसान है। इसमें बस आपको ये देख लेना था, कोई ऐसा है कोई सेंटीमीटर वगैरह में नहीं ना है, नहीं कोई सेंटीमीटर में नहीं है, वोल्ट पर मीटर, हाँ करेक्ट है। तो देखिए इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो डायरेक्ट हम लोग का आंसर कितना आ रहा है इसमें, तो बड़ी आसान तरीके से आ गया। V इज इक्वल्स टू आई आर, तो V 8 से 8 जो एक कैंसिल हो गया, रेसिस्टेंस 8 ओम है, और जो है लेंथ भी जो है 8 मीटर हो गया, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे कितना आ गया 2 वोल्ट पर मीटर। इसमें ये देख रहे थे ना कि इसका ऑप्शन इस तरीके से नहीं है, यहाँ 10 टू द पावर -3 कर दिया है, इसको मिटा लीजिए 10 पर -3 को, सिर्फ क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन बना लीजिए खुद से 2 वोल्ट पर मीटर के बराबर। क्योंकि देखिए करंट इसमें कितना है 2 एम्पियर है, तो करंट के जगह पे करंट रख दिए, देख लीजिए V बाई एल है फार्मूला। उसके बाद देखिए नेक्स्ट उसके बाद जो है R रेसिस्टेंस 8 ओम है, तो 8 ओम आ गया, और लेंथ जो है मीटर 8 मीटर है, तो यहाँ से 8 आ गया, यानी कि 2 वोल्ट पर मीटर। इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए सन्स। ऐसे ही काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन हम लोग देखेंगे, देखते हैं सन्स नेक्स्ट फिर क्वेश्चन, जब तक इसको नोट डाउन कीजिए पूरा। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स ऑफ 80 वाट ईच कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कि 2 इलेक्ट्रिक बल्ब है जो 80 वाट का है, वो सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, द पावर कंज्यूम्ड बाय द कॉम्बिनेशन इज, यानी कि उसमें कितना पावर कंज्यूम होगा। अब 2 बल्ब सीरीज में है और पावर कंज्यूम उसमें पूछ रहा है, जो कि एक का जो है कितना है रेटिंग है, कितना कंज्यूम वो हो रहा है 80 वाट है। तो देखिए सन्स, अगर इसका पावर का फार्मूला एक अगर हम लोग देखें तो पावर का एक फार्मूला होता है V स्क्वायर बाई आर के बराबर। करेक्ट है, V स्क्वायर बाई आर है। तो यहाँ से देखिए पावर कंज्यूम की बात किया है और 2 बल्ब है सुन, तो यानी कि अगर मान लीजिए कि यदि अगर हम लोग इसमें वैल्यू देखें, जो P इक्विवेलेंट जो वैल्यू इसमें जो आ रहा होगा, तो हम लोग ये बोल देंगे कि इसमें जो वैल्यू आएगा ये रेसिस्टेंस भी 2 बल्ब का जुड़ेगा सुन, तो जुड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा R प्लस R हो जाएगा। यानी अगर इसको हम लोग लिखे तो क्या हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं सुन कि V स्क्वायर बाई आर जो है ये 1/2 हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई 1/2 इंटू V स्क्वायर बाई आर आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब V स्क्वायर बाई आर लिखे तो अब इसको निकालिए। अब इसका वैल्यू जब निकालिएगा 1/2 इंटू V स्क्वायर बाई आर, और V स्क्वायर बाई आर किसके बराबर हो गया है, यही ना बराबर होगा एक तरीके से P इक्विवेलेंट 80 वाट के। तो देखिए 2 के लिए है तो 1/2 से कर दिया, तो ये कितना हो गया 80 वाट हो गया। तो इससे इसको जब वैल्यू काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 40 वाट आ जाएगा, यानी P इक्विवेलेंट जो इसमें आया पावर कंज्यूम दोनों के लिए वो कितना आ गया 40 वाट आ गया। इस तरीके से आप इसको आराम से जो है सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि दोनों बल्ब के लिए। और भी इसका तरीका है, सुन अलग मेथड से भी इसको बता देते हैं। एक और मेथड ये हो जाएगा कि यदि अगर आप P इक्विवेलेंट आप निकालिएगा पावर कंज्यूम मतलब दोनों बल्ब के वजह से, तब ऐसे लिखिए पावर ऑफ ईच बल्ब का, यानी ऊपर लिखिए पावर और नीचे नंबर ऑफ बल्ब, यानी ऐसे समझ लीजिए नंबर ऑफ बल्ब से। ठीक है, नंबर ऑफ बल्ब, सब नंबर ऑफ बल्ब कितना है, 2 है। तो देखिए ऊपर कितना हो गया 80 दिया हुआ है और नीचे नंबर ऑफ बल्ब 2 हो गया, तो 2 से काटिएगा तो कितना हो गया 40 वाट। एक और मेथड समझ लीजिए, ऐसे भी बना सकते हैं। एक और मेथड, अगर ये सीरीज में है, P सीरीज में है, ठीक है, ये से याद रखिए, ये थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। सीरीज में है तो इसको हम भी लिख सकते हैं P1 इंटू P2 डिवाइडेड बाई P1 प्लस P2, ऐसे भी जो है इसको निकाल सकते हैं। तो लीजिए दोनों ईच बल्ब का रेटिंग कितना है 80 वाट, 80 वाट, तो आप ले लीजिए यहाँ पे 80 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 80 प्लस 80, यानी कि 80 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 160। एक जीरो से ये गायब हो गया सन, 4 से इसको काटिए तो 4 2 जा और ये 4 जा कट गया सन। फिर इसको काट दीजिए सन, देखिए इसको काट दीजिएगा तो वापिस से कितना का जाएगा 2 टाइम, और 2 से इसको काटिएगा तो कितना आ गया सन 40, यानी आंसर कितना आ गया सन 40 वाट। तो देख लिए सन्स, इस सारे मेथड जो भी आपको इसमें आसान लगे सन्स, वो किसी मेथड से आप बना लीजिएगा। ऑप्शन चेक कर लीजिए, इसका ऑप्शन होगा 40 वाट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया 40 वाट। आप इससे बनाइए, ये भी आसान है, ये भी काफ़ी आसान है। इससे भी बना सकते हैं, ये भी आसान है। सो एक लाइन में तो ये भी कंप्लीट था। चाहे आप बाय मेथड जाना चाहते हैं सब्जेक्टिव, तो आप इससे भी बना लीजिए। ठीक है, पावर का यूनिट वाट है। तो इस तरीके से ये किसके लिए देखे, ये किसके लिए था, एक तरीके से ये सीरीज के लिए था। मतलब ये जो हम लोग निकाले हैं ये सीरीज के लिए। क्वेश्चन तो ये भी पूछेगा क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन में ही ऐसा क्वेश्चन डाल दिए हैं कि अब इस बल्ब को हम पैरेलल में जो है कनेक्ट कर दे। मान लीजिए तो सीरीज वाला तो समझ गए कि इस तरीके से निकालिए, किसी भी मेथड से देख लिए। अब क्वेश्चन सेम क्वेश्चन बोल दिया कि पैरेलल में बताइए क्या होगा। तो जब पैरेलल में हम लोग देखेंगे सेंस, तो सिंपल सेम क्वेश्चन है, इफ 2 इलेक्ट्रिक बल्ब 80 वाट इज कनेक्टेड इन पैरेलल द पावर कंज्यूम बाय द कॉम्बिनेशन इज, क्या होगा इसका कॉम्बिनेशन। तो इसमें सिंपल, अगर P पैरेलल की यदि अगर बात हो सेंस, तो उसमें यहाँ देख लीजिएगा P पैरेलल जो होता है वो जितना रहेगा बल्ब उस सबका पावर आपस में ऐड कर दिया, यानी P1 प्लस P2 दोनों का 80 वाट प्लस कितना 80 वाट, ये मिलकर कितना हो गया 160 वाट हो गया। ठीक है, तो जब पैरेलल कंडीशन में इसका जब हम लोग वैल्यू देखेंगे तो दोनों जो है आपस में जुड़ जाएंगे और वैल्यू इसमें निकल जाएगा 160 वाट। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो इस तरीके से देख लीजिए, सीरीज में बाई मेथड बाई प्रोसेस, पैरेलल में सीधे सीधे निकाल लीजिए। ठीक है, बल्ब का सारा क्वेश्चन इस स्लाइड में हम डाल दिए हैं, और भी क्वेश्चन मिलेंगे, काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23 का है, 23 पे देखिए, इफ 2 बल्ब 80 वाट एंड 60 वाट आर कनेक्टेड इन सीरीज, द करेंट फ्लो थ्रू 80 वाट इज 2 एम्पियर, देन द करेंट फ्लोइंग इन अ 60 वाट बल्ब विल बी। क्वेश्चन का है, 2 बल्ब है, एक 80 वाट का है, एक 60 वाट का है। क्वेश्चन को समझिए, 80 वाट में 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, वो सीरीज में कनेक्टेड है। तो क्वेश्चन पूछा कि देन द जो है करेंट्स बताइए 60 वाट में करेंट्स का फ्लोमेंट्स क्या होगा। तो देखिए एक पॉइंट इसमें मार्क कीजिए, दोनों आपस में किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। तो बताइए सीरीज में जो है करंट हमेशा क्या होता है, सर्किट में सीरीज में हमेशा करंट सेम होता है। ठीक है, पर और जो पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। तो अब चाहे वो 80 वाट हो चाहे 60 वाट हो, करंट का वैल्यू अगर 80 वाट में भी 2 एम्पियर है तो 60 वाट में भी जो है करंट्स का वैल्यू 2 एम्पियर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी इसका ऑप्शन आपका डी इज द राइट आंसर। इसमें भी जैसे ही सीरीज आप देखें, करंट विल बी सेम इन सीरीज, इट विल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ 23 इज 2 एम्पियर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, करेक्ट है। आइए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी मूव करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट बढ़िया क्वेश्चन था, ये तीनों बल्ब से रिलेटेड क्वेश्चन था। क्वेश्चन 24 का है, अ करेंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोइंग इन अ वायर फॉर 10 सेकेंड, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट अप्लाइड, देखिए यहाँ 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट अप्लाइड ऑन इट, फाइंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या वर्क डन बाय द सेल। ये भी पूछ रहा होगा, कुछ भी पूछ सकता है, दोनों का फॉर्मूला सेम ही आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या क्या दे दिया है, करंट, टाइम और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया गया है जिसके वजह से इतना फ्लो हुआ है, तो उसका एनर्जी निकालिए। एक बार इसको ट्राई कीजिए पॉज करके, एनर्जी का फॉर्मूला लगाइए जब तक इधर मिटाते हैं।
एक एक क्वेश्चंस का जितना इजी से इजी जो कॉन्सेप्ट होगा, जो जल्दी से जल्दी आप एग्जाम में उसको सॉल्व कर पाएँ, वो सारे ही कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और यही नहीं, एसेंस इस बार बार इस चीज़ को बता रहे हैं कि आपका जो बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल होंगे जो आपके जो है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी काम आ जाएंगे। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि जब आप लिखे तो पूरा जो एक्सप्लेनेशंस के साथ जरूर लिखिएगा, ताकि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो और लाभदायक भी आपके लिए रहेगा। अब देखिए इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं सन। सबसे पहले करंट दिया हुआ है, तो करंट, टाइम और वोल्टेज के टर्म्स में अगर एनर्जी का फार्मूला देखें तो एक एनर्जी का फार्मूला होता है सन वी आई और टी। ठीक है, एनर्जी बोलिए, इसी को आप वर्क भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वी आई टी, क्योंकि तीन चीज़ यही है। वैसे इसका और भी ई का बहुत सारा फार्मूला होता है, एक और होता है आई स्क्वायर आर टी भी होता है सन। ठीक है, और भी देखिएगा तो इसका और भी वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी भी होता है, ये भी होता है, ये तीनों होता है। अभी क्वेश्चन में जो है रिक्वायरमेंट्स इस फार्मूला का है। भी देखिए 12 वोल्ट है, तो यहाँ पे रखिए 12 इंटू करेंट है आपका सर्किट में, करंट फ्लो हो रहा है 4 एम्पियर, तो इंटू 4, और टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड, तो इंटू 10। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 12 4 जा 48 इंटू 10, 480 जूल, यानी कि 480 जूल इज द राइट आंसर। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो गया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, उस तरीके से इसको वो तीनों फार्मूला भी साइड वाला लिख लीजिएगा। ठीक है, आइए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन कहा कि द अलजेब्रिक सम ऑफ, दिखाई दे रहा है सर, हाँ सही है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करेंट्स मीटिंग एट एनी पॉइंट, ब्रैकेट में एट नोड या जंक्शन की बात किया है, इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट विल बी। तो देखिए सर, ये क्रिचॉफ्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि अगर किसी जंक्शंस के अकॉर्डिंग जो है करंट टोटल इनपुट जो होता है उसका समेसन, जो करंट पूरा जो टोटल आउटपुट हो रहा होगा उसका समेसन आपस में बराबर होते हैं। तो दोनों को एक साइड अगर उसका अलजेब्रिक सम निकालिएगा तो एक तरफ पूरा पॉजिटिव पॉजिटिव, एक तरफ पूरा नेगेटिव नेगेटिव, क्योंकि डायरेक्शंस की वजह से। तो यानी कि वहाँ वैल्यू क्या हो जाएगा, सारे पॉइंट्स के लिए उसका वैल्यू हमेशा 0 हो जाएगा। यानी कि किसी भी पॉइंट्स पे यदि आप निकालिएगा तो उसका वैल्यू 0। जंक्शन नोड का मतलब समझ रहे हैं, जहाँ पे देखिए सर्किट दो ऐसे आकर के मिले ना, जैसे लेट सपोज कीजिए यहाँ पे, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए जंक्शंस क्या है। ठीक है, अब देखिए इस सर्किट में जब दो से ज्यादा वायर आपस में जहां पे मीट कर रहे होंगे उसको हम लोग बोलते हैं जंक्शन, जंक्शन। ठीक है, और 2 वायर आपस में जहां मीट कर किए होंगे उसको बोलते हैं नोड। बस ये समझ लीजिए। और इसी के अकॉर्डिंग किरचॉफ फर्स्ट लॉ था, किरचॉफ फर्स्ट लॉ को ही बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये सारे जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लीजिए सन, और इसका ऑप्शन नंबर ये लगा लीजिए 0। इसको एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 का है कि इफ द इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ 2 सेल कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, ईएमएफ है, 2 सेल है, उसको कनेक्ट किया गया है पैरेलल में। इफ E1 एंड E2 ईएमएफ ऑफ ईच सेल, E1 E2 उसका दे दिया है ईएमएफ, और इंटरनल रेसिस्टेंस उसका दे दिया है R1 एंड R2 दे दिया है। तो क्वेश्चंस क्या पूछा कि बताइए जो है इस कॉम्बिनेशंस का, इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशंस का, इस चारों ऑप्शंस में से इसका फार्मूला क्या हो जाएगा। ठीक है, तो एक बेसिक सा देखिए इसका फार्मूला जो होता है यहाँ समझ लीजिए। अगर ई इक्विवेलेंट देखे तो इसका फार्मूला होता है E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। अगर इससे ज़्यादा होता 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ये होता है फार्मूला। मेन फार्मूला है इसका ईएमएफ जितना भी सेल रहेगा। अगर मान लीजिए पैरेलल के लिए है, ये किसके लिए है, ये पैरेलल के लिए है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे और भी अगर सेल रहता, E3 रहता तो प्लस E3 बाई R3 ले लेते, 4 रहता तो और वैसे ही बढ़ा लेते, नीचे भी उसी तरीके से इक्विवेलेंट ले लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो ऊपर वाले का एलसीएम ले लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, ऊपर वाले का एलसीएम हो जाएगा R1 R2, और इसको कीजिएगा तो ये हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1। ठीक है, और नीचे हो जाएगा क्या R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई
क्या हो जाएगा R1 इंटू R2। तो देखिए ये दोनों से ये दोनों कैंसिल, ये देखिए दोनों का जो है एलसीएम लेके कर दिए, ये दोनों से ये दोनों कैंसिल हो गया और आया कितना है E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। मतलब फार्मूला तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, इस तरीके से भी, ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हैं, बस सॉल्व करके इसके ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो देखिए ऑप्शन ए बी में, देखिए बी गलत है, बी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा देखिए इसको बताते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या रखा है E1 R1 जो कि गलत है, यहाँ E1 के साथ R2 आ रहा है और E2 के साथ R1 आ रहा है, तो ऑप्शन बी सही नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि इसके नीचे R1 है ही नहीं। यहाँ देखिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, E1 R2 और देखिए और यहाँ पे E2 हो जाएगा, ये E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, इसके अकॉर्डिंग जो हम लोग इसको सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग मार्क कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी। आइए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का है, इफ एनी अमीटर इज शंटेड देन द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द, ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, ऑफ द सर्किट इज, उसका सर्किट का जो होता है वो हमेशा डिक्रीज होता है। अगर आप शंट कीजिएगा तो उसका रेसिस्टेंस हमेशा उस सर्किट का डिक्रीज होगा। करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 11 से रिलेटेड है, बहुत जगह हम इस क्वेश्चन को देखे, इसीलिए यहाँ पे भी इसको मेंशन कर दिए। क्वेश्चन पूछा कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का डायमेंशन फार्मूला बताना है ना। जैसे हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो इसमें आया था पहले, इसका यूनिट क्या होता है, ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल होता है, तो इसका यूनिट वोल्ट होता है। करेक्ट है, तो जब इसका यूनिट वोल्ट होगा तो इस कंडीशन में इसका देखिए ये बताते हैं डायमेंशन फार्मूला कि अगर वोल्ट है तो वोल्ट है यानी वोल्ट को हम लोग वर्क बाई जो है चार्ज भी लिख सकते हैं। वर्क का डायमेंशन फार्मूला होता है ml² T-2 और चार्ज का होता है Q = IT होता है, तो I का A हो जाता है और इसका T हो जाता है। बस ऐसा समझ लीजिए, वर्क का ml² T-2 और चार्ज का हो गया AT। नाउ कैलकुलेट इट, कि इस t को ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ml² तो होगा ही होगा, t ऊपर जाके जुड़ जाएगा तो T-3 और a ऊपर चल जाएगा तो a-1, यानी आ गया ml² T-3 a-1। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे मिलाइए, इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा एक बार देखिए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या ऑप्शन होगा कि बी यही है, पहला ही ऑप्शन दिख रहा है ml² T-3 और a-1, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, देख लीजिएगा, इसको मार्क कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ मूव करते हैं। 29 क्वेश्चन कहा, इफ द EMF ऑफ द सेल इज 6 वोल्ट, यानी कि EMF है किसी सेल का 6 वोल्ट है, एंड इंटरनल रेसिस्टेंस 5 ओम, इफ इट सेंड करेंट ऑफ 0.4 एम्पियर इन एक्सटर्नल सर्किट। ठीक है, वो करेंट्स फ्लो कर रहा है एक्सटर्नल सर्किट में 0.4 एम्पियर, देन फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं, यहाँ पे चाहता तो एक और वर्ड्स लिख सकता था, टर्मिनल वोल्टेज भी लिख सकता था। ठीक है, तो इसके टर्म्स में एक रिलेशन होता है। ठीक है, उस रिलेशंस को बताते हैं, फिर उसको जो है सॉर्ट आउट करते हैं। देखिए इसको मिटाते हैं। ठीक है, देखिए रिलेशंस क्या होता है, रिलेशन होता है टर्मिनल वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस V = E-IR, ये रिलेशन होता है। R यहाँ पे इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया, E इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और V टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, और I समझ ही रहे हैं, इसी जो है फार्मूला पे क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए E आपका दिया हुआ है 6 वोल्ट, तो यहाँ पे ले लिए 6 वोल्ट, माइनस करंट दिया हुआ है 0.4 एम्पियर, तो 0.4 इंटू इंटरनल रेसिस्टेंस दिया हुआ है 5 ओम, तो यहाँ पे आ गया 5, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 माइनस 5 हो जाए 20 हो गया, यानी कि 2.0 हो गया ये। तो 6 में 2.0 को माइनस कीजिएगा तो 4 आएगा, यानी कि 4 वोल्ट। यानी कि इसका जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा या टर्मिनल वोल्टेज बोलिए अक्रॉस इट जो है वो आ गया 4 वोल्ट, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो गया। इस तरीके से फार्मूला भी नोट डाउन इसको कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन कहा क्या कि द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ वायर
ये क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन था, लेकिन ये लैंग्वेज थोड़ा सा जो है इसका लैंग्वेज उलट दिया गया है, थोड़ा सा चेंज कर दिया गया कि इस लैंग्वेज में भी इस क्वेश्चन को पूछ देगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। अब की बार देखिए किस तरीके से पूछा है। द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ वायर, या उसी को रेसिस्टिविटी बोलते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ, मतलब किससे इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंड नहीं करता है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सिंपल, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस यानी रेसिस्टिविटी डिपेंड्स करता है नेचर पे, टेम्परेचर पे। तो देखिए पहला, नेचर ऑफ मटेरियल बिल्कुल डिपेंड करता है, इस पे इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंड करता है। टेम्परेचर पे भी करता है। क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस पे ये डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल है। तो इसीलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नॉन ऑफ दिस का तो मतलब ही नहीं है। सी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ये लिखने के तरीके वजह से इस तरीके से दे दिए। ठीक है सर, इसको एक बार नोट डाउन कीजिए। देखते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट क्वेश्चन, और कंप्लीट इसको जो है कंप्लीट लिखिए। समझ रहे हैं सर? चलिए हम देखते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का कह रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस इन सर्किट व्हेन 4 एम्पियर करंट इज फ्लो इन 2 सेकेंड एंड सर्किट रेसिस्टेंस इज 3 ओम। ठीक है, क्वेश्चन में एसेंस दे दिया 4 एम्पियर करंट है, टाइम टेकन लिया 2 सेकेंड के लिए फ्लो हुआ, और रेसिस्टेंस उस सर्किट का है 3 ओम। तो उसका इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूछा। तो इसका फार्मूला एक हो जाएगा E इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, फार्मूला लिखे तो यहाँ पे I है, R भी है और T है। तो इसके टर्म्स में इसका फार्मूला होता है I² R इंटू टी। लिखे थे जस्ट इसके पहले वाले, इसके पिछले स्लाइड का जो क्वेश्चन था उसमें सारा फार्मूला लिख दिए थे। तो आई के जगह पे आई का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चंस में 4 एम्पियर, तो 4 इंटू 4, 2 बार 4 आ गया। आर दिया हुआ है 3, और टाइम दिया हुआ है इसमें 2 सेकेंड। देख लीजिए सर, 4 एम्पियर, तो आई इंटू आई 4 इंटू 4, उसके बाद जो है 3 एम्पियर रेसिस्टेंस और टाइम 2 सेकेंड। तो इसको जो है कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 16 3 जा हो गया 48, और 42 8 2 जा हो गया 96 जूल। यानी कि इतना एनर्जी कंज्यूम होगा जब आपका करंट सर्किट में जो है फ्लो होगा 4 एम्पियर 2 सेकेंड के लिए, जब रेसिस्टेंस उसका 3 ओम हो, यानी 96 जूल। यानी कि इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चंस के, ये लास्ट स्लाइड है सर, यहाँ पे हमने एक एक सारे क्वेश्चंस को भी ले लिया है जो भी टॉपिक था। कोई भी क्वेश्चन अब इससे आप देखिएगा हर एक टॉपिक को जो है इसमें कवर कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 का है, कुछ थ्योरी बेसिस भी जो है क्वेश्चन। इन हाउस वायरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कनेक्टेड इन, हाउस वायरिंग जो होता है, घर में जो वायरिंग किया जाता है, वो रेसिस्टेंस किस में कनेक्ट होता है? सिंपल सा एसेंस, वो रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होता है। तभी तो सारे रूम जहाँ जहाँ जो है कनेक्शन रहता है उसका जो है पोटेंशियल हमेशा सेम होता है। जो घरों में अभी जनरली 220 वोल्ट आता है, उस सब जगह पैरेलल है तो पोटेंशियल सेम रहेगा, तो इसीलिए वो उसका कनेक्शन पैरेलल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 का है कि द रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल अमीटर शुड बी, आइडियल अमीटर का रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए? तो हमेशा ध्यान रखिए सुन, आइडियल अमीटर, नाम ही आइडियल है सुन, और रेसिस्टेंस क्या करता है? इट रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे क्या रेसिस्टेंस 0 होना चाहिए, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो गया आइडियल अमीटर के लिए ऑप्शन नंबर बी यानी 0, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए सर, व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ ग्रीन कलर इन कलर कोड ऑफ कार्बन रसिस्टर्स, यानी कलर कोड ऑफ कार्बन रसिस्टर, इसको लिख दीजिए रेसिस्टर्स। ठीक है, क्या होगा? यानी ग्रीन कलर का रेसिस्टेंस क्या होगा कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टर में? तो इसका एक ट्रिक होता है, सुन ग्रीन के लिए बोला ना, तो ये समझ लीजिए एक ट्रिक होता है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट, यहीं से आ जाए, ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। जी यहाँ पे आ ही गया तो कोई आवश्यकता है ही नहीं। इसका वैल्यू होता है 0 1 2 3 4, और ग्रीन का हो गया इसमें 5। तो यानी कि इसमें इसका होगा, अब इसमें किसी का पूछता है इसमें बीच में से, येलो का पूछता तो 4 ओम देते, अब जो है रेड का पूछता तो 2 ओम देते, तो ग्रीन का पूछा है तो लास्ट में 5 आया, 0 से स्टार्ट करते हैं सर, तो यानी कि इसका 5 ओम इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पे मूव करते हैं। सो इजी क्वेश्चन है, इसीलिए इसको थोड़ा सा हम लोग जल्दी यहाँ पे इसको कंप्लीट करेंगे। लो रेसिस्टेंस गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड, यानी कि लो रेसिस्टेंस गैल्वेनोमीटर को क्या बोलते हैं? लो रेसिस्टेंस गैल्वेनोमीटर को अमीटर बोलते हैं। अब अमीटर आया तो अमीटर से 2-3 पॉइंट जो है इसको लिख लीजिए। अमीटर का जो रेंज है, इस रेंज को हम इंक्रीज कर सकते हैं।
यानी कि द रेंज ऑफ अमीटर कैन बी इंक्रीज, यानी कि अमीटर की बात किया जाए, अमीटर में ऐसे इसको लिख लीजिए नोट डाउन करके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसका रेंज को जो है, रेंज कैन बी इंक्रीज्ड, ठीक है, बट कांट डिक्रीज, ठीक है। इसके रेंज को इंक्रीज कर सकते हैं, जितना इसको बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसको जो है हम लोग डिक्रीज नहीं कर सकते, कांट बी डिक्रीज, याद रखना है। दूसरा, ए रेसिस्टेंस जो होता है अमीटर में जो है, मतलब अमीटर जो गैल्वेनोमीटर जो कनेक्ट किया गया रखता है, वो जो है सीरीज में कनेक्शन होता है। तो किस में कनेक्शन होगा, ये सीरीज में कनेक्शन होगा, ये भी ध्यान रखना है। 2-3 पॉइंट समझे। एक तो आइडियल अमीटर के लिए जो है रेसिस्टेंस 0 था, इसके रेंज को इंक्रीज कर सकते हैं बट कांट बी डिक्रीज, ठीक है। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। अमीटर जो ऑलवेज कनेक्टेड किस में होता है, सीरीज में जो होता है कनेक्टेड, ठीक है। तो इस पॉइंट से इसका समझ लिए। आइए क्वेश्चंस में देखते हैं। अब देखिए, आपकी बात पूछा हाई रेसिस्टेंस गैल्वेनोमीटर, हाई रेसिस्टेंस गैल्वेनोमीटर को बोलते हैं वोल्ट मीटर, ठीक है। अब वोल्ट मीटर है तो वोल्ट मीटर से रिलेटेड भी लिख लीजिए, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। इसके रेंज क्वेश्चंस, इसके रेंज को कैन बी इंक्रीज एंड डिक्रीज, यानी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। और देखिए इसके रेंज को हम इंक्रीज डिक्रीज दोनों कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है ये किस में कनेक्टेड रहता है, ऑलवेज पैरेलल में कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है सर। यानी कि आप 2-3 पॉइंट्स इससे भी समझ लिए, रेंज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं और पैरेलल में इसका कनेक्शन हो सकता है। तो इस तरीके से सर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का जो है, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो है जितना भी क्वेश्चन था ईच टॉपिक पे जो है, उस सबको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं सर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए सर, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए सर। ऐसे ही सर फिर नेक्स्ट में जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे सर मैग्नेटिज्म जो आने वाला है, उसका भी 2 पार्ट आने वाला है। तो वो मैग्नेटिज्म का जो है पूरा ऑब्जेक्टिव का जो है क्वेश्चंस लेके आएंगे। तब तक के लिए इस क्वेश्चंस एंजॉय कीजिए। टाटा बाय बाय, सी यू।